नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बेटी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 35 वर्षीय विनायक अपनी पत्नी रंभा से तलाक लेने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया था। 5 साल पहले उसने सरकारी अस्पताल में कार्यरत नर्स रंभा से प्रेम विवाह किया था। तभी से उसके अधिवक्ता पिता ने विनायक को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था। साथ ही उससे पारिवारिक संबंध भी तोड़ लिया था। तब भी विनायक पितृ सत्ता से आगे नतमस्तक नहीं हुआ। उसने अपनी सच्ची लगन, कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर बैंक कंपटीशन कंप्लीट किया और एक सरकारी बैंक में कर्मचारी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। उसके बाद रंभा के साथ उसकी जिंदगी की गाड़ी दौड़ पड़ी थी। नौकरी मिलने के बाद विनायक अपनी पत्नी रंभा पर कम और अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगा था। बावजूद इसके दोनों रात में घर पर ही रहते थे और सुखमय दाम्पत्य जीवन का आनंद लेते थे। दोनों के बीच किसी तरह का गिला शिकवा नहीं था। मजे में उनका हसीन सपना परवान चढ़ रहा था। लेकिन कब दोनों के मन में अमर्यादित शंका का बीज अंकुरित होने लगा, पता ही न चला। रंभा कुछ माह से इमरजेंसी वर्क का बहाना बनाकर नाइट ड्यूटी में ही रहती थी। वो घर नहीं लौटती थी, जिससे विनायक की रातों की नींद हराम हो गई थी। जब विनायक को इसकी सच्चाई मालूम हुई तो अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पत्नी की दगाबाजी पर वो क्या करे, उसको समझ नहीं आया। सरकारी अस्पताल में रंभा की ऊपरी कमाई ज्यादा थी, बावजूद वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में तकरार होने लगी थी। नाइट ड्यूटी जाने पर उसे भला बुरा बोल देता। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि एक दिन तलाक तक की नौबत आ गई। रंभा से तलाक लेने के बाद विनायक की स्थिति सांप और छुछंदर सी हो गई। अब वो न घर का रहा था और न घाट का। उसके प्रेम विवाह के निर्णय पर घर वाले अलग खरी खोटी सुनाते थे, तो इधर तलाकशुदा रंभा भी यह कहकर ताना मारती थी कि कोई परित्यक्ता की क्या कहे, अब तो कोई विधवा भी उसे घास नहीं डालेगी। अब विनायक को महिलाओं से नफरत सी हो गई थी। किसी भी युवती में उसे रंभा का रंग रूप और आचरण ही दिखाई पड़ता और फिर वह उससे कटा रहने लगता। अपने ऑफिस में भी वह औरतों से दूरी बनाकर ही रखता। जरूरत पड़ने पर वह मात्र औपचारिकता ही निभाता। रंभा द्वारा दिए गए आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आघात से वो उबर नहीं सका था। जितनी बार उबरना चाहता था, रंभा की परछाइयां उसका पीछा करती रहती। अड़ोस पड़ोस के सामाजिक सरोकार से भी वह बिल्कुल कट सा गया था। यूं भी अकेले पुरुष के लिए सामाजिक रिश्ते बहुत कम हो जाते हैं। घर से ऑफिस जाना और वापसी के बाद अपने कमरे में बंद हो जाना, यही उसकी नियति बन गई थी। एक दिन विनायक की बुआ उससे मिलने आई और कहा, बिना बहू के तुम्हारा घर सूना लगता है। मेरी सहेली की एक बेटी है जो लाखों में एक है बेटा। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जो मांगोगे वो तुम्हें छपड़ फाड़ कर देगी। बोलो, पहले लड़की दिखा दो या सहेली के घर चलेगा तू? मैं ऐसे ही ठीक हूँ बुआ। अब मुझे शादी ब्याह के झमेले में पड़ना ही नहीं है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे भतीजे, बिना बीवी के यह पहाड़ से जिंदगी कैसे कटेगी? और बिन घर नी घर भूत का डेरा होता है। और फिर तेरा वंश आगे कैसे चलेगा, इस पर भी तो सोच। कह दिया ना बुआ कि शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। सभी लड़कियां एक ही जैसी होती हैं, बिल्कुल रंभा की जैसी। अरे तू दूध का जला है, छाछ भी फूंक कर पीता है। तेरा सोचना तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे प्रस्ताव पर एक बार अवश्य विचार कर लेना। चल अब चलती हूँ मैं। इतना कहकर बुआ अपने घर वापस चली गई। आज उसके पास अपना फ्लैट और बैंक बैलेंस था। तलाक के 2 साल बाद उसके व्यवहार और आचरण में भी काफी बदलाव आया हुआ था। समाज में वह ईमानदार और विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। बुआ के जाने के बाद भी शादी के कई प्रस्ताव उसके लिए आए, इसलिए कि विनायक नौकरी पेशा व्यक्ति था। लेकिन उसने सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए नुक्कड़ पर पहुंचा और बस के इंतजार में खड़ा हो गया। तभी वहां एक दुर्घटना घट गई। एक तेज रफ्तार बाइक और एक ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। लहूलुहान होकर बाइक सवार सड़क पर गिरकर छटपटाने लगा, जबकि दुर्घटना के बाद चालक ट्रक से कूदकर फरार हो गया। घटना के बाद लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई।
लोग घायल का अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। वहीं कुछ लोग खड़े होकर घायल की छटपटाहट का तमाशा देख रहे थे। लेकिन विनायक को घायल की तड़प और छटपटाहट देखी नहीं जा रही थी। मौत के भय से उसका कलेजा कांप गया। अचानक उसने एक वाहन को रोका और छटपटा रहे युवक को फौरन लेकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद वो अपनी ड्यूटी पर चला गया। बैंक बंद होने के बाद विनायक अपने घर वापस जा रहा था कि तभी उसके मन में विचार आ गया कि अस्पताल जाकर कम से कम घायल का हालचाल ही पूछ लेता हूँ। जब वह अस्पताल पहुंचा तो देखा कि बेड पर घायल युवक मृत पड़ा हुआ था। बगल में उसकी पत्नी और बेटी रो रो कर बेजार हुई जा रही थी। कोई उसका आंसू पोंछने वाला भी नहीं था। मानवता को शर्मसार करने वाले उस दृश्य को देखकर विनायक का दिल पिघल गया। उसने पास बैठकर मृतक की पत्नी और पुत्री को धैर्य और हौसला रखने की नसीहत दी। बोला, जो होना था वो तो हो गया। दुनिया छोड़कर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी यादें सदा हमारे साथ रहती है। आप पोस्टमार्टम के बाद मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी करिए। आप मुझे अपने संबंधियों का मोबाइल नंबर दे दीजिए। उन्हें घटना की सूचना देकर अस्पताल में बुला लेता हूँ। घटना की सूचना तो सबको है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। आप ही हमारी मदद कर दीजिए। मृतक की पत्नी ने अपने आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने आंचल से पूछा और कहा, जी मैं। अचानक विनायक हकला गया। हमारी दुर्दशा तो आप देख ही रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करें। दीनहीन भावना से मृतक की पत्नी ने उसे व्याकुल नेत्रों से देखते हुए आग्रह किया। जी ठीक है। मृतक के अंतिम संस्कार के बाद 30 वर्षीय विधवा विमला से विनायक का एक अनाम सा रिश्ता बन गया। मृतक मनोज विमला का पति था और उसकी देह से एकमात्र संतान उसकी 16 वर्षीय बेटी वंदना थी। मनोज शराब के नशे में बाइक चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार हुआ था। वह अव्वल दर्जे का पियक्कड़ था, जिसके कारण उसके सगे संबंधी और मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वो सबके साथ गाली गलौज और मारपीट करता था। मनोज का अव्यवहारिक आचरण उसके सामाजिक बहिष्कार का कारण था। यही वजह थी कि उसकी मौत पर कोई भी उसे देखने तक नहीं आया। मनुष्य हर वक्त अपने नियमों के बंधन में बंध कर नहीं रह सकता। वो कितना भी अभिमानी और स्वाभिमानी क्यों न हो, लेकिन सामाजिक सरोकार के आगे उसे नतमस्तक होना ही पड़ता है। सामने आई किसी विपत्ति से विमुख नहीं हो सकता। वहाँ का परिवेश और परिस्थितियाँ उसे अपना गुलाम बना लेती है। यही स्थिति विनायक के साथ भी हुई। महिलाओं से नफरत करने वाला विनायक अचानक बदल गया था। उसके दिलो दिमाग पर विमला को देखने और उससे मिलने का एक नशा सा छा गया। उसे जब भी मौका मिलता विमला से मिलने उसके घर पहुंच जाता, लेकिन विमला उससे दूर रहने की ही कोशिश करती। वो एक तो विधवा, दूसरे सामाजिक मर्यादा के भय से स्वाभाविक रूप से मिल नहीं पाती। कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टरका देती थी, लेकिन हर बार वो ऐसा नहीं कर पाती थी। कभी कभी बाजार से लौटते समय उसकी विनायक से भेंट हो जाती थी, तो दोनों किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पी लेते थे और एक दूसरे का हालचाल भी पूछ लेते थे। औपचारिक मुलाकातों का सिलसिला दोनों के बीच लगभग 2 सालों तक चला। उसके बाद दोनों अच्छे मित्र भी बन गए। अब वे अपने सुख दुख को आपस में साझा करने लगे और हर समस्या का हल अपनी सूझबूझ से निकालने लगे। एक बार विनायक के दिल से आवाज निकली, विमला ही तुम्हारी जीवन संगिनी बन सकती है विनायक। वह तो तुमसे प्यार भी करती है। विमला तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी रंभा से लाख दर्जा नेकदिल और भद्र महिला है। विनायक फिर से सोचने लग गया, कहीं विमला तुम्हारी पत्नी रंभा की तरह अव्यवहारिक और छिछोरी निकली तो जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। स्वर्ग की तलाश में कहीं नरक में ना फंस जाऊं। फिर दूसरे ही पल उसके दिल ने कहा, नहीं नहीं, विमला ऐसा नहीं कर सकती। उसे वह 1-2 सालों से जान रहा है, जब से उसके पति मनोज की मौत एक्सीडेंट से हुई थी। विमला के विचार और व्यवहार में कोई खोट नहीं है। वह हमेशा रंभा की तुलना में गंभीर और शालीन ही लगती है। विनायक दोबारा सोचने लगा, अभी तक जवान विमला की शादी नहीं करने की वजह उसकी बेटी वंदना हो सकती है। शायद वो उसकी शादी के बाद ही अपने बारे में कुछ सोचे। जब वंदना अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ सोफे पर बैठकर बैंक वाले विनायक अंकल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। सामने ड्रेसिंग टेबल पर एक तश्तरी में कुछ नमकीन और बगल में चाय के 2 कप रखे हुए थे। चाय पीने के बाद थोड़ी सी चाय बची हुई थी।
यह सब देखकर पता नहीं क्यों वंदना को अच्छा नहीं लगा। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हालांकि वंदना को अपने कमरे में जाते हुए देखकर उसकी माँ विमला और विनायक पर कोई असर नहीं पड़ा। वे पहले की भांति अपनी बातें जारी रखे हुए थे। वंदना को अपने घर में विनायक अंकल का आना और उसकी माँ से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको लगता था कि उसकी माँ अंकल के प्यार के झांसे में आकर उससे दूर होती जा रही है। वो दिन रात अपने आप में खोई रहती। उसे लगता कि माँ को इस बात का भी भान नहीं है कि घर में एक जवान बेटी शादी योग्य है। वंदना अपने कमरे में खड़ी खड़ी इन्हीं बातों में तल्लीन थी कि तभी वहां उसकी माँ आ गई और तलक आवाज में बेटी को नसीहत देने लगी। ये क्या बदतमीजी है वंदना, घर आए मेहमान से हाई हेलो भी नहीं। जैसे जैसे तेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तेरी अक्ल घास चरने लगी है। आगे तू क्या करेगी मुझे नहीं पता। कौन सा मेहमान रोज तुझसे मिलने आता है। ऐसे लोग मुझे नहीं भाते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जो औरतों और लड़कियों को घूरते रहते हैं। वंदना ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए शांत स्वर में जवाब दिया। वंदना, तू मर्यादा की हदें पार कर रही है। 2 पैसे कमाने क्या लगी है मेरे सिर चढ़कर बोलने लगी है। भूल गई वे दिन जब एक्सीडेंट में तेरे पिता की मौत हो गई थी और आगे पीछे देखने वाला कोई भी नहीं था। अपने पराए सभी दूर हो गए थे। उस विषम परिस्थिति में विनायक बाबू ने हमारी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक भी मदद की थी, वरना हमारा अस्तित्व ही मिट गया होता। और तू ऐसे व्यक्ति पर चरित्रहीनता का लांछन लगा रही है। इतना बोलते बोलते विमला की आंखें भर आई और वह रोने लगी। इस एहसान के पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। आज के युग में कोई ऐसे ही किसी की मदद नहीं करता माँ। पास पड़ोस में तेरी कितनी इज्जत है, अपने किसी शुभ चिंतक से पूछ ले। वंदना, अरे बेरहम लड़की, मुझ पर थोड़ा सा रहम तो कर। कोई और बोले या ना बोले, लेकिन तू मुझे नंगा करने पर तुली हुई है। माँ, तुम मुझे चुड़ैल कहो चाहे भूतनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुम्हारे स्त्रीत्व की रक्षा करना चाहती हूँ। अगर लोगों की जुबान बंद करना चाहती हो तो विनायक अंकल से या तो शादी कर लो या उन्हें आने से मना कर दो अपने यहाँ। वे भी तो तलाकशुदा है। अभी तुम्हारी उम्र 34-35 के आसपास होगी। यह उम्र विधवा की जिंदगी जीने के लिए नहीं होती। तुम दोनों की शादी से मुझे काफी खुशी होगी। इतना कहने के बाद वंदना अपने कमरे से बाहर निकल गई। वंदना का जवाब सुनकर विमला की बोलती जैसे बंद हो गई। वह अवाक सी कमरे से बाहर निकलती वंदना को आश्चर्य से देखती रह गई। थोड़ी देर पहले माँ बेटी के बीच जो विषम स्थिति बनी हुई थी वो बदलकर कुछ हद तक सकारात्मक हो गई थी। विमला सोचने लगी, घर में जवान बेटी के रहते वो विनायक बाबू से कैसे विवाह कर सकती है। अगर शादी हुई भी तो जग हंसाई के सिवा उसके हाथ में क्या आएगा। वह कोई अच्छा लड़का देखकर पहले वंदना की शादी कर देगी, उसके बाद अपने बारे में सोचेगी। वो यह सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने जैसे दरवाजा खोला तो सामने खड़े एक युवक को देखकर दंग रह गई। युवक का सौम्य चेहरा और व्यक्तित्व काफी आकर्षक था। जी नमस्ते, मैं वंदना की माँ से मिलने आया हूँ। उस युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ही हूँ उसकी माँ। आप कौन है। मैं रोशन, वंदना के साथ काम करता हूँ। बैठने को नहीं बोलेंगी क्या आंटी। ओह, तुम ही रोशन हो। अंदर आओ बेटा। वंदना अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। खुशी के साथ विमला उसे अंदर ले आई और रोशन को ड्राइंग रूम में बैठाया। फिर उससे बोली, बैठो बेटा, चाय बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे आप बैठिए ना, वंदना चाय बनाकर ले आएगी। नहीं बेटा, आज वो घर में नहीं है अभी, शायद बाजार गई होगी। शायद क्यों, बताकर नहीं गई क्या। ये तो गलत बात है। तुम्हें फ़ोन करके देखो ना बेटा, वो कहाँ है। ठीक है आंटी, उससे बात करता हूँ। रोशन ने वंदना को फ़ोन किया और बोला, जल्दी घर पहुँचो। तुम्हारे देखने के लिए मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आया हूँ। अरे, ओह, रुको, इंतज़ार करो, बस घर पहुँचने ही वाली हूँ। वंदना ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। विमला थोड़ी देर बाद चाय लेकर लौटी और टेबल पर रखकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। चलो, अब चाय पी लो बेटा और बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। विमला ने उत्सुकतावश पूछा।
चाय की चुस्कियाँ लेते हुए रोशन ने बताया, मेरा परिवार तो छोटा सा है। 3 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूँ। मेरी बड़ी बहन अनीता और उनसे छोटी बहन सुनीता दोनों ही शादीशुदा है, जो अपने अपने ससुराल में रहती है। मेरी माँ ममता जी गृहिणी है, जबकि मेरे पिता स्कूल में शिक्षक है। तभी वंदना घर लौटी। उसके साथ विनायक, रोशन के माता पिता और दोनों बहनें भी थी। विमला एक साथ अपने घर में इतने सारे मेहमानों को देखकर खुशी से झूम उठी। उसने सभी का अभिवादन किया। तभी कुछ लोग फल, मिठाइयाँ, कपड़े, जेवरात आदि के पैकेट्स अंदर रख कर गए। यह सब देखकर विमला असमंजस में थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। तभी विनायक बोल पड़े, आज वंदना और रोशन की रिंग सेरेमनी है। सहसा रोशन की माँ ममता जी ने वंदना को अपने गले से लगा लिया और अपने साथ लाए हुए कपड़े देती हुई बोली, वंदना बेटी, जल्दी तैयार होकर आओ, रिंग सेरेमनी का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, जल्दी आओ बेटी, रोशन के पिता ने भी आग्रह किया। वंदना कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब उस आकर्षक ड्रेस में वह बाहर निकली तो सभी उसे एकटक निहारते रह गए। तभी रोशन आगे बढ़ा और रिंग बॉक्स खोलकर अंगूठी निकाली और वंदना को पहनाना चाहा। ठहरो रोशन, अभी हमारी रिंग सेरेमनी नहीं हो सकती। वंदना 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, अरे बेटा, अचानक तुम्हें क्या हो गया? ये तो घर आए मेहमानों का अपमान है। विमला ने नाराजगी जताते हुए वंदना से कहा। हाँ बेटी, रस्म अदायगी पूरी करो। हम बड़े अरमान लेकर तेरे पास आए थे। आखिर रोशन में क्या कमी है? ममता जी ने गंभीरता के साथ अपनी बात रखी। कोई परेशानी हो तो बताओ वंदना, हम उसका समाधान निकालेंगे। निसंकोच बोलो तुम। इस बार रोशन ने वंदना का हौसला बढ़ाया और कहा, वंदना, दिल में छुपे गुबार को बाहर निकालो। उस गुबार को दबाने से मर्ज बढ़ता है। मुझे लगता है कि तुम विनायक अंकल और अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हो। हाँ, तुम ठीक समझे रोशन। पहले माँ और अंकल की शादी करवाना चाहती हूँ मैं। पहले इन दोनों का रिंग सेरेमनी हो जाए, उसके बाद हम दोनों की होगी। बहुत सुंदर फैसला। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खुशी का इजहार करते हुए रोशन की माँ और पिता ने पास आकर वंदना की पीठ थपथपाई। साथ ही ममता जी अपनी ममता लुटाती हुई सिर झुकाकर खड़ी विमला को बाहों में भरकर बोली, रोशन बेटा, आंटी को तो अंगूठी दो। और कहते कहते उन्होंने विमला की सूनी मांग को चूम लिया। फिर विनायक से बोली, विनायक बाबू, अपना दाहिना हाथ तो आगे बढ़ाइए। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। शुभ कार्य में विलंब कैसा? विमला बहन, अंगूठी पहनाओ तो। विमला ने विनायक की अंगुली में जैसी अंगूठी पहनाई तो सभी लोगों ने तालियां बजाई और फूलों की वर्षा की। वंदना के बाद तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी बहन, इसलिए विनायक बाबू से शादी करके सुखमय जीवन का आनंद उठाओ। हमारी शुभकामनाएं और बधाइयां स्वीकार करो। हर्ष व्यक्त करते हुए ममता जी ने कहा। इधर रिंग सेरेमनी के बाद रोशन ने अपने सास और ससुर का आशीर्वाद लिया। वहीं जब वंदना ने झुककर अपने माता और पिता का आशीर्वाद लिया तो विमला ने भीगी आंखों से उसे देखा और अपने गले से लगा लिया। बेटी की जिंदा दिली पर उसका रोम रोम प्रफुल्लित था। उसके दिल ने कहा, बेटी हो तो ऐसी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बेटी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।